नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा आपको पता है कि हम CUET UG के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स के जो एक तरह से कहें सिलेबस है उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप CUET UG की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट से उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसी क्रम में आज हम एक तरह से कहें कि दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया है जिसमें 2 वीडियोज़ हमने बनाए थे कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड पे। ये दूसरा वीडियो है जो कि NCERT के जो क्लास 12th की 3rd बुक है उसका 2nd चैप्टर है। CUET UG की जो सिलेबस है वो क्लास 12th की जो एक तरह से कहें पॉलिटिकल साइंस में हम उसके सिलेबस से मैच कर सकते हैं, हिस्ट्री में उसके। तो क्लास 12th की चीज़ें ही पूछी जानी हैं, उसी को अच्छे से पढ़िए। उसी से आपका CUET UG यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप BA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसी से होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये 2nd चैप्टर, रेबेल्स एंड द राज। इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जिसको कुछ लोगों ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा, तो उसके होने के क्या रीज़न थे। ऑफ कोर्स सिर्फ एक रीज़न तो नहीं रहा होगा, तो हम कई डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस रिवोल्ट में या उस फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या चीज़ें हुई, क्या डिमांड थी जो रिवोल्ट कर रहे थे उन लोगों की, और उस रिवोल्ट के बाद में क्या चीज़ें उनकी फुलफ़िल की गई। शुरुआत में 1-2 स्लाइड हम एक तरह से कहें बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सिचुएशन थी रिवोल्ट के पहले इंडियन सोसाइटीज़ में, और इंडियन जो सिपॉय हैं एक तरह से कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी होती थी उसकी क्या सिचुएशन थी, और उसके बाद में हम उसको समझ पाएंगे। तो मिड 18th सेंचुरी में यानी कि 1750s की बात करें, जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ, तो हमने देखा कि किस तरह से प्लासी और बक्सर के वार के बाद में जब दीवानी राइट मिलता है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो कई तरह के हैवी टैक्सेशन चार्ज किए जाते हैं गाँव में, विलेजेस साइड में। ट्राइब्स के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता है हमने लास्ट चैप्टर में देख ही लिया है, और उसकी वजह से कई छोटे मोटे रिवोल्ट होते रहते हैं। कभी दक्कन साइड में रिवोल्ट हुआ, तो कभी राजमहल की हिल्स में पहाड़िया या संथाल के द्वारा रिवोल्ट किया जा रहा है। तो मतलब इस तरह से छोटे मोटे विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि लोगों के मन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी उसको लेकर के कई तरह की प्रॉब्लम्स थीं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको धीरे धीरे सुधारने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट में इतनी एक तरह से कहें मस्त थी, क्योंकि उसको रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना था, तो वो ज़्यादा कुछ ध्यान दे नहीं पा रही थी। मिड 18th सेंचुरी के बाद में हम देखते हैं जैसे प्लासी और बक्सर के बाद में धीरे धीरे करके वो कई राजाओं को, चाहे एक तरह से कहें सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, सहायक संधि जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से उनका डाउनफॉल करते हैं, या फिर और उसके बाद भी कई बार होता है बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी के बाद, जिससे कई एक तरह से राजाओं का धीरे धीरे करके पतन होने लगता है। कई जो रूलिंग फैमिलीज़ थीं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड पहले रूल कर रहे थे झांसी पे, और एक तरह से कहें उनकी जब डेथ हो जाती है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खुद रूल करने लगती हैं। तो ऐसे लोग, मतलब इन्हीं के जैसे और कई शहरों में, जैसे लखनऊ में या और कानपुर में भी यही सिचुएशन लगभग थी। तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि वो एक तरह से वो क्या चाहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सफल हुए नहीं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संधि उनको मनवाना चाह रही थी
सहायक संधि क्या था इस पर हम कोई डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि सब्सिडरी अलायंस में ये था कि राजाओं को अपनी आर्मी, एक तरह से कहें फौज रखने की आज़ादी नहीं थी। राजाओं को एक संधि पत्र साइन करना होता था और उसके बाद में उनको जो आर्मी दी जाती थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया जाता था। तो इसके अलावा भी और कई तरह के रिस्ट्रिक्शन थे, इसीलिए कई राजा नहीं साइन किए उसको। हालांकि धीरे धीरे करके लगभग ज़्यादा सब लोगों ने साइन कर लिया, जो नहीं साइन किए उनको बाई फोर्स हटा दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा प्लान बना रही थी कि जो मुग़ल डायनेस्टी है, एक तरह से कहें जो चला आ रहा था ये औरंगज़ेब के बाद में भी, औरंगज़ेब के बाद में और भी कई छोटे छोटे राजा हुए, वो उतने पावरफुल तो नहीं हुए लेकिन चला आ रहा था। और इस दौरान अभी एक तरह से कहें कि बहादुर शाह जफ़र 1840s-50s में सब एक तरह से लास्ट अभी प्रेजेंट के मुग़ल एम्परर थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये प्लानिंग कर रही थी कि बहादुर शाह जफ़र के बाद में किसी मुग़ल एम्परर को नहीं रखना है। ये प्लानिंग सब चल रहा है और इसके साथ में उन्होंने एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिक्के ढाले जा रहे थे उस समय, पहले उस पर मुग़ल राजाओं का चिन्ह होता था, उनका फ़ोटो होता था, इमेज होता था जो उस समय राज कर रहा है, उसको भी बंद करवा दिया गया कंपनी के द्वारा। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र के बाद में, एक तरह से कहें कि बहादुर शाह जफ़र के डेथ के बाद में उनकी फैमिली को, जो राजा की फैमिली है, उसको रेड फोर्ट से निकाल करके, रेड फोर्ट लाल किला जहाँ आज हम इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे मनाते हैं, वहाँ से वो मुग़ल राजाओं के रहने की जगह होती थी, तो वहाँ से निकाल करके दिल्ली में कहीं और किसी जगह शिफ्ट किया जाएगा, वो उनके रहने का निवास नहीं रखा जाएगा। एक तरह से धीरे धीरे करके अपने चंगुल में मुग़ल राजाओं को और उनकी पावर को धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है। 1856 में अभी देखिए 1849 में ये डिसाइड किया कि उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से आउट किया जाएगा। 1856 में ये तक डिसाइड कर दिया गया कि बहादुर शाह जफ़र ही लास्ट किंग होंगे। उनके डेथ के बाद में हम उनके किसी डिसेंडेंट यानी कि उनके किसी वंश को राजा या राजकुमार नहीं माना जाएगा, मतलब वो रूल नहीं करेंगे। उनके एक तरह से उनके जो बेटे होंगे उनको राजकुमार माना जाएगा, कुछ अलाउंस दिया जाएगा, बट वो उनको एज ए रूलर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। गांव में जो पीजेंट थे या ज़मींदार थे वो किस तरह से परेशान थे वो तो हमने लास्ट वीडियोज़ में देख ही लिया। गांव में जो परेशानियां थी वो महज इस बात से नहीं थी कि हैवी टैक्सेशन था, इसके अलावा भी कई तरह की परेशानियां थीं। और जो सिपाही थे, एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो फौजी होते थे वो गांव से चुने जाते थे ज़्यादातर, और गांव में कई तरह की प्रॉब्लम थी, गांव के लोग परेशान थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से। तो धीरे धीरे करके ये परेशानी सिपाही एक तरह से जो फ़ौज है उसमें भी जाने लगी। अच्छा, हाई टैक्सेशन के अलावा और क्या दिक्कतें थी गांव में? कई तरह की पॉलिसी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट किया, एक तरह से कहें कि 19th सेंचुरी के शुरू से लेकर के और 1850s एक तरह से कहें रिवोल्ट के पहले, उसमें से कई खतरनाक पॉलिसी अडॉप्ट की गई, जिसमें ख़ास करके हिंदू या मुसलमान रिलीजन के लोग डरने लगे उससे। एक पॉलिसी थी सती प्रथा को हटा दिया गया। 1828 या 29 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसमें रूल कर रही थी उसने एक पॉलिसी बनाया जिसमें सती जैसी चीज़ें समाप्त कर दी गई। सती प्रथा वैलिड नहीं रहा, जो सती करते हुए पाया गया, मतलब किसी स्त्री को जला दिया गया अगर उसके पति के मरने के बाद, तो उनको कठोर सज़ा की व्यवस्था की गई। 1835 में लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले ने, जो कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन के फादर माने जाते हैं, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन तब शुरू किया क्योंकि इंडिया में कई तरह के ऑफिसर की रिक्वायरमेंट थी। इंडियन लैंग्वेज ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आती थी, इसीलिए वो इंडिया में ही लोगों को अंग्रेज़ी सिखाना शुरू किए कि ये हमारे एक तरह से कहें गवर्नमेंट में सर्वेंट बन सकते हैं और ये हेल्प कर सकते हैं।
1850s में क्रिश्चियनिटी को लेकर के एक लॉ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसमें भी रिफॉर्म किया, उसको थोड़ा इजी बना दिया कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करना चाह रहा है तो वो आसानी से कर सकता है। कुछ इंडियन इन सारी चीज़ों को लेकर के एक तरह से बहुत परेशान थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ के रिलीजन को, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो हिंदुज़म हो, उसको ख़त्म करना चाह रही है। हमारे जो सोशल कस्टम हैं जैसे सती प्रथा या जाति जैसी चीज़ों को ख़त्म करना चाह रही है। हालांकि वो गलत था और अभी भी जाति जैसी व्यवस्थाएं बहुत दिक्कत क्रिएट कर रही हैं, लेकिन उस समय एक तरह से कहें जो सिविल सोसाइटी, जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, वो लोगों को ये समझाने में सफल हुआ कि ये हमारे धर्म को ख़त्म करने वाले हैं और इसीलिए समाज में ये पब्लिक ओपिनियन जनरेट हो गया कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन के अगेंस्ट में हैं। 1850 और इस तरह से 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है। सिपॉय देखो, इसके बिगिनिंग का रीज़न जो भी हो, लेकिन हर जगह पर एक ही वजह नहीं था कि मंगल पांडे की वजह से स्टार्ट हुआ और चल गया। हर जगह वजहें अलग अलग थीं, सब नाराज़ थे, बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी, बाकी माहौल हर जगह बन गया था। तो 29 मार्च 1857 को 1857 को मंगल पांडे जो एक सिपॉय थे, एक तरह से कहें फौजी थे, एक तरह से मान लें हम, उन्होंने अपने एक ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया। कुछ वजह रहा होगा क्योंकि कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सेनाओं में, और इससे उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। और अगले दिन जो आर्मी की ड्रिल होनी थी उसमें सभी लोग नए तरह के कारतूस दिए गए सभी सेनाओं को कि आप इस कार्टिलेज का यूज़ करेंगे, इस एक तरह से कहें राइफल का यूज़ करेंगे। और सभी लोगों ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तरह का एक परसेप्शन क्रिएट करा दिया गया था, एक अफवाह फैली हुई थी सेनाओं में कि ये जो नई कार्टिलेज है ये गाय तथा सूअर की चर्बी से बनाया गया है। गाय क्यों? गाय ताकि हिंदू रिलीजन को भ्रष्ट किया जा सके, और सूअर मतलब मुसलमान रिलीजन को भ्रष्ट किया जा सके। इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात नहीं पता है, लेकिन ये एक अफवाह था और इससे सभी लोगों ने इनकार कर दिया कि हम ये नया कार्टिलेज नहीं यूज करेंगे। वो फौजी एक तरह से कहें अपनी जो आसपास की छावनी है उसमें लूटपाट करके और वो मेरठ से दिल्ली की तरफ रवाना हुए। दिल्ली में वो पहुंच करके एक तरह से कहें कई तरह के ब्रिटिश ऑफिसर्स को जान से मार देते हैं। उनकी आर्म्स एक तरह से कहें बंदूक, गोले या और बम, इन सारी चीज़ों को ले लेते हैं और उनकी बिल्डिंग्स में आग लगा देते हैं। वहाँ पहुंचकर वो मुग़ल एम्परर उस समय के मुग़ल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफ़र से मिलते हैं और उन्हें अपना नेता घोषित कर देते हैं। शुरू में बहादुर शाह जफ़र इस बात को लेकर अनिच्छुक थे एक तरह से, लेकिन जब वो सपोर्ट देखते हैं बड़े स्तर पे, एक तरह से कहें कंट्री के और कई चीफ साथ में आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं, तो वो मान जाते हैं कि चलिए ठीक है, हम आपके नेता हैं। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग। पूरी तरह से दिल्ली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी छावनियाँ थीं, जितने कंट्रोल साइट थे, सबको अटैक करके कब्जा कर लिया जाता है इन सिपाही के द्वारा। कुछ दिनों तक कंट्रोल के कुछ दिनों तक बहुत शांति थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ कंट्रोल तैयारी कर रही होगी शायद। तो ये चीज़ दिल्ली से और भी कई बड़े शहरों में फैलना शुरू हुआ। दिल्ली के अलावा कानपुर, लखनऊ, उधर पटना या और जो नॉर्थ इंडियन बड़े स्टेट हैं उनमें फैलना स्टार्ट हुआ। लखनऊ यहाँ हम यूज कर रहे हैं, बट लखनऊ उस समय नहीं था, वहाँ अवध, एक तरह से लखनऊ अवध का पार्ट था, अवध प्रोविंस। तो अभी हम समझेंगे उसको। तो गाँव में या कस्बों में एक तरह से जो लोग थे जो ऑलरेडी नाराज़ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो एक तरह से कहें इस रेवेलियन के पार्ट हो गए और वो एक तरह से कहें ज़मींदार और जो लोकल चीफ थे वो ब्रिटिश से फाइट करना स्टार्ट कर दिए।
कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी शक्ति से इस रेवेलियन को सप्रेस करने में लग गई और इससे इंग्लैंड में एक रीइंफोर्समेंट लॉ पास किया गया। क्यों? क्योंकि अगर यही हाल चलता रहा, मान लीजिए जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, इसमें एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूट थी उसको हिला के ख़त्म कर दिया गया दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। हालांकि और इंडिया के और पार्ट में उनका कंट्रोल बना रहा, लेकिन इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी घबरा गई थी और इसीलिए इंग्लैंड में लॉ पास किया गया कि इस तरह एक तरह से कहें इस तरह के इस तरह का कोई रेवेलियन होता है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाए, और काफ़ी कठोरता से इस रेवेलियन को कुचल दिया जाता है। कंपनी फिर से दिल्ली को रिकैप्चर करती है और एक तरह से कहें कुछ महीनों बाद में, और बहादुर शाह जफ़र जो इस एक तरह से कहें लड़ाई लड़ रहे थे इसको उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। उनको जिस तरह की सर्विसेज, जिस तरह की फैसिलिटीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिल रही थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उनके अगेंस्ट में कोर्ट में ट्रायल होता है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी जीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है और उनको अंडमान और निकोबार में रंगून जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन और एरियाज़ में लड़ाइयाँ अभी भी चल रही थीं। हालांकि धीरे धीरे करके सभी एरियाज़ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट 1857 के बाद में क्रश कर दिया गया उसके द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो नया लॉ पास किया गया उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी पावर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र जो बिजनेस के एक्टिविटीज़ हैं उनको कर रही थी, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा खुद ही मैनेज किए जा रहे थे। 1857 के पहले चाहे वो बिजनेस एक्ट हो, बिजनेस के काम हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सब काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। लेकिन 1857 के बाद में जो बिजनेस से रिलेटेड काम हैं वही सिर्फ किए जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बाकी और पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव काम ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद ही डायरेक्ट कर रही थी। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इंडिया को रूल करने की। इसके बाद में जो गवर्नर जनरल थे उनको चेंज करके वायसराय बना दिया गया, जो कि ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव माने जाते थे। इस तरह से ये चेंजेस हुए। हम अभी बैकग्राउंड बेसिक समझ रहे हैं, अब हम समझना शुरू करेंगे कि एक तरह से कहें थोड़ा डिटेल में कि क्या सिचुएशन थी, क्या चीज़ें चल रही थी। क्योंकि अभी हमने देखा क्या, मोटे तौर पे हमने एक समरी पढ़ ली है। अब देखते हैं 1857 का जो रिवोल्ट। तो रिवोल्ट स्टार्ट होता है एक तरह से कहें आर्म स्टोर, जो एक तरह से कहें बंदूक या बम या और चीज़ें जो थीं उसके स्टोर को कैप्चर करने से, और ब्रिटिशर्स की जो ट्रेजरी थी, खजाने थे, उसको कैप्चर करने से। क्योंकि जब बैरकपुर की छावनी में वो रिजेक्ट कर देते हैं ड्रिल करने से, तो उसके बाद में वो और भी कई आसपास की छावनियों में बात पहुंच जाती है कि बैरकपुर की छावनी के जो सिपाही थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और वो रिवोल्ट कर दिए हैं। तो उनसे मोटिवेट होकर के और भी जगहों पर लोग रिवोल्ट कर देते हैं। तो इनके ये कई तरह के जो गवर्नमेंट साइट थे उसको अटैक करने लगते हैं। गवर्नमेंट साइट जैसे कि जेल हो सकता है, ट्रेजरी हो सकती है जहाँ खजाना रखे हुए हैं, टेलीग्राफ हो सकता है ताकि ब्रिटिशर्स आपस में बात ना कर सकें और ये चीज़ें वो आसानी से ना कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज़ मेरठ में रिवोल्ट हुआ है और वो दिल्ली के साइड जा रहे हैं, तो दिल्ली में लोग पहले से ही तैयार हो सकते हैं और उसको आराम से क्रश किया जा सकता है। तो उन्होंने टेलीग्राफ ऑफिस को या रिकॉर्ड रूम को जला दिया गया। जो ब्रिटिशर्स के बड़े बड़े बंगला थे उनको अटैक किया गया, उनको जला दिया गया, वहाँ की चीज़ों को लूट ली गई। इस सारे प्रोसेस में जो इंडियंस थे, रेवेलियन जो थे, एक तरह से कहें फ्रीडम फाइटर जो थे, उन्होंने हिंदी, उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज का यूज किया ज़्यादातर। क्योंकि हिंदी इसलिए क्योंकि नॉर्मली सब लोग समझते थे। उर्दू और पर्शियन उस समय जो एक तरह से कहें, चूँकि मुग़ल पीरियड के टाइम पे उर्दू और पर्शियन ज़्यादा
इंक्रीज हुआ, ज़्यादा लोग बोलने लगे, तो हिंदी, उर्दू और पर्शियन का ज़्यादा यूज हो रहा था। वो इंग्लिश का यूज नहीं किए, क्योंकि वो इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, तो शायद इसलिए। ड्यूरिंग उस रिवोल्ट के दौरान में एक तरह से कहें लखनऊ, जो कि अवध प्रोविंस में अवध प्रोविंस का पार्ट था, कानपुर और बरेली के जो रिच लोग थे या मनी लेंडर थे, उनको भी अटैक किया गया। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही टारगेट में है, बल्कि ये भी लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्त समझे जाते थे। ये भी हैवी टैक्सेशन करते थे, हैवी इंटरेस्ट रेट लेते थे, तो इनसे भी परेशान थे बड़े बड़े किसान, मतलब छोटे बड़े जो भी किसान थे वो लोग, और इसीलिए इनको भी अटैक किया गया। अच्छा, ये लोग आपस में बात कैसे करते थे? यानी कि एक छावनी से दूसरी छावनी या एक गांव से दूसरी गांव बातें फैलती कैसे थीं, या फिर कैसे पता चलता था कि फ़ौजी क्या सोच रहे हैं और वो एक फ़ौज से दूसरे फ़ौज कैसे जाता था? तो ये समझिए कि जो छोटी छोटी छावनी थी, जो फ़ौजियों की टुकड़ी होती थी, उसमें जो फ़ौजी थे वो गाँव से आते थे ज़्यादातर, तो वो गांव की सिचुएशन से काफ़ी वाकिफ़ थे, क्योंकि वो कुछ समय बाद गांव जाते थे और गांव की प्रॉब्लम को वो जान रहे थे, और सेना में किस तरह से भेदभाव हो रहा है उनके साथ वो गांव के लोग जानते थे। और इस तरह से एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और तीसरे गांव से फिर इस तरह से एक छावनी से दूसरे छावनी, ये चीज़ें गांव के माध्यम से फैलती हुई थीं। हालांकि कोई बहुत ही एक तरह से कहें बहुत ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस समय एक तरह से कहें उस समय के समाज में जो फौजी या और लोग जो थे उनके ज़्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जो भी रिकॉर्ड है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड ज़्यादातर हैं, उन्हीं के माध्यम से पता चलता है। तो पंचायत होती थी, पंचायत लगती थी रेगुलर बेसिस पे, तो उसमें जो बातें होती थी कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, किस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ये बातें, यही कम्युनिकेशन का उनका जरिया था, और यहीं से निकल के आया कि एक रिवोल्ट करना है, और एक दिन रखा गया था, तो उस दिन पे ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। इस रिवोल्ट में कुछ फेमस लीडर निकल करके आए, जिन्होंने उसको लीड करने का काम किया। बिना किसी लीडरशिप के कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कोई बड़ा रिवोल्ट, कोई बड़ा मूवमेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ किस दिशा में जाएगी कोई पता नहीं है। अगर कोई लीडर होगा तो वो उसको सही दिशा ले जा सकता है। तो इसके लिए बड़े बड़े एक तरह से कहें लीडर्स की ज़रूरत थी। और मेरठ में जो सिपाही म्यूटिनी हुआ, एक तरह से कहें वो जब दिल्ली गए तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर मान लिया कि आप हमारे लीडर हैं इस लड़ाई में। कुछ अनिच्छुक थे बहादुर शाह जफ़र उस समय, लेकिन बाद में जब वो पब्लिक सपोर्ट देखे तो वो भी मान गए, क्योंकि वो भी परेशान थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी ज़्यादा। कुछ प्लेसेस पे रिलीजियस लोग जो थे, एक तरह से कहें बड़े बड़े महात्मा या बड़े बड़े मौलवी, उन्होंने भी मूवमेंट को लीड करना स्टार्ट किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनकी बातें मान रहे थे। तो जैसे कुछ फ़कीर थे जो कि मेरठ में या फिर लखनऊ में कुछ रिलीजियस लीडर, तो वो ब्रिटिश अगेंस्ट के बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैलाने लगे, ताकि ये रिवोल्ट या ये मूवमेंट और तेज़ी से फैल सके और हम इनके अगेंस्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीत सकें। मौलवियों की बातों का या महात्मा या साधु या फ़कीर जो हैं उनकी बातों का लोग विश्वास भी आसानी से कर लेते हैं। कुछ इस तरह की अफवाहें भी चल रही थीं कि जो बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई थी, इसके 100 साल पूरे होते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो जाएगा यहाँ से। तो लोग और मोटिवेशन से लड़ रहे थे। हालांकि ये अफवाह था, ये लोगों को नहीं पता था। आज भी आप देखते हैं फेक इन्फॉर्मेशन कितनी तेज़ी से फैलता है, और उसके बदले में किस तरह के कई बार दंगे या झगड़े बड़े स्तर पे हो जाते हैं। कानपुर में नाना साहब थे जो कि पेशवा बाजीराव टू के एक तरह से कहें डिसेंडेंट थे, वो लीड कर रहे थे कानपुर में। झांसी में आप जानते हैं कि एक तरह से कहें झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। पटना में, आरा में, एक तरह से कहें बिहार में आरा जो ज़िला था उसके ज़मींदार थे कुंवर सिंह, तो वो भी परेशान थे काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों से।
तो वो लीड कर रहे थे। अच्छा, ज़मींदार क्यों परेशान थे? लास्ट वीडियो में हमने बात किया है। ज़मींदार इसलिए परेशान थे क्योंकि ज़मींदार से उनकी अथॉरिटी छीन ली गई थी। उनके पास सेना रखने का अधिकार नहीं था। वो कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग जो पहले कर रहे थे वो नहीं कर सकते थे। उन्हीं के ऊपर एक दूसरी अथॉरिटी कलेक्टर बना दी गई थी, तो अब वो रेवेन्यू कलेक्टर भी नहीं रह गए थे। तो इसलिए ज़मींदार भी परेशान थे। कुछ लोकल लीडर भी इसमें उभर करके आए। ये सब तो बड़े बड़े लीडर हैं, कुछ राजा हैं, कुछ महाराजा हैं, कुछ ज़मींदार हैं, लेकिन कुछ लोकल लेवल पे भी लीडर उभर के आए। जैसे शाहमल उत्तर प्रदेश के बरूत ज़िले के एक तरह से कहें निवासी थे, और वहाँ पर वो उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए और वो लीड किए लोकल लेवल पे। गनुआ एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे, सिंहभूम, छोटा नागपुर, पठार जो है वहाँ के, और वो भी परेशान थे जिस तरह से और ट्राइबल लोग परेशान थे। तो उन्होंने कोल ट्राइब, उस रीजन में जो कोल ट्राइब रहती थी उसको लीड करने का काम किया। इसके अलावा और कई लीडर हैं जिनके नाम शायद पता नहीं है, या फिर एक तरह से कहें कि ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे लखनऊ में वाजिद अली शाह, और उसके बाद में लखनऊ की महारानी बेगम हज़रत महल, और कई लोग थे जो इस मूवमेंट में या इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के योगदान किए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस मूवमेंट में र्यूमर्स जो थे, अफवाहें जो थीं, या जो कुछ तरह की प्रिडिक्शन की गई थी लोगों के द्वारा, वो कितना बड़ा रोल प्ले की इस रिवोल्ट में। अफवाहें दंगे कराने में या लोगों को एकजुट करके किसी के अगेंस्ट में करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। तो अफवाह ये था कि जो कार्टिलेज है, राइफ़ल जो यूज किया जा रहा है, उसमें जो गोली है उस पर जो कवर है, वो कवर गाय तथा सूअर की चर्बी से बना हुआ है, और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस जो कि हिंदू और मुसलमान हैं उनके रिलीजन को भ्रष्ट कर दे और वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने के लिए विवश हो जाएं। ऐसी अफवाहें थी, क्योंकि उसी समय क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म किया जा रहा था उससे रिलेटेड रूल को, ताकि कोई चाहे तो आसानी से क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ले। तो इंडियंस को लगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, तो ऐसी अफवाहें थीं। कई तरह के रिलीजियस और कास्ट के बेसिस पे जो रिफॉर्म किया गया था, रिफॉर्म क्या, वो रिफॉर्म लगा नहीं इंडियन को, और इसके अगेंस्ट में भी लोग एक तरह से कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में आ गए। इसमें कुछ क्या गलत था क्या सही था अभी मैं ये नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सती प्रथा जैसी चीज़ों को अगर सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं उस समय के इंडियंस अगेंस्ट में, तो हम उसका सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो कर रहे हैं तो उसी समय के समाज के हिसाब से हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्यों कर रहे थे। क्योंकि उस समय के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो जैसे कि बड़े लोगों में जो बड़े रूलर थे जिनको हटा दिया गया था, तो उनको अपनी सत्ता चाहिए होती थी, ज़मींदारों को अपने हक चाहिए होते थे। तो कोई इसलिए नहीं लड़ रहा था कि जो बड़े लीडर थे कि किसानों को उन कई तरह की प्रॉब्लम है। अगर बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे तो उनको किसानों की चिंता तो नहीं थी। हालांकि ये लड़ाई वाजिब थी, एक तरह से कहें कि जायज़ था और सही भी था, बट चिंता किसकी थी? उनको अपनी चिंता थी ना, किसानों की या ट्राइबल्स की चिंता तो नहीं थी। तो ये जो र्यूमर्स थे ये उस लड़ाई को आग में घी डालने का काम किए। कई तरह के फियर और सस्पिशन था ब्रिटिश, जिसको ब्रिटिश इंडियंस जैसे कि ब्रिटिशर्स जो चाहते थे कि इंडियन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं और उसी लिए वो रिफॉर्म किए थे। तो इसको लेके भी लोगों में फियर और सस्पिशन था कि ये हमारे हिंदू रिलीजन को ख़त्म कर देने वाले हैं, ये हमारे इस्लाम को ख़त्म कर देने वाले हैं, इसीलिए वो यूनाइट हो करके उस लड़ाई को लड़े। कुछ प्रिडिक्शन भी थी कि प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद सेंटेनरी पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से हटा दी जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अच्छा, इसको मानने की वजहें क्या थी? इसको मानने की वजहें कुछ जो रिलीजियस रिफॉर्म किया गया, कुछ जो सोशल रिफॉर्म हुए, कुछ जो एजुकेशनल रिफॉर्म हुआ, जैसे इंग्लिश एजुकेशन लाया गया, या फिर सती प्रथा को हटाया गया, या कई तरह के मिशनरी स्कूल खोले जाने लगे। तो ये रिफॉर्म विडो रीमैरिज एक्ट लेके आया गया, राजा राम मोहन राय के प्रयास की वजह से चाइल्ड मैरिज लेके आया गया,
सती को बैन कर दिया गया, या फिर नो एडॉप्शन पॉलिसी लेके आया गया कि अगर कोई राजा का बच्चा बेटा या बेटी नहीं हो रहा है तो गोद लेता है अगर बच्चों को तो उसको नहीं माना जाएगा। नई तरह के लैंड लॉ लेके आए गए, कई नई तरह की सेटलमेंट पॉलिसीज़ लेके आई गई। तो इससे इंडियन सोसाइटी में जो लोग थे उनको कई तरह की दिक्कतें हुई। जैसे वो हज़ारों वर्षों से यही सुनते आ रहे थे कि कास्ट है या भगवान की इच्छा है, ये है वो है, और अचानक से सती प्रथा जैसी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो उनको लगेगा ये तो हमारे धर्म को ख़त्म करने वाले हैं। तो इससे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में आ गए और उनको लगा कि हमारे कस्टम, हमारे रूल्स, हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट सिस्टम को ये समाप्त करने वाले हैं। इस तरह से वो लड़ाई आगे बढ़ी। ऑपरेशन भी कई तरह का हो रहा था, कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ब्रिटिश रूल में जो पीजेंट का स्टेटस था, किसानों की जो स्थिति थी, आर्टिसन या वेवर एक तरह से कहें बुनकरों का, या जो पत्थरों को काट करके या लकड़ियों को काट करके मूर्ति बना रहे हैं उनका, तो इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। क्योंकि ये सब मुग़ल काल में एक तरह से कहें कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, मूर्तियाँ बनाना या नक्काशी करना। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये सब बंद हो गया, बहुत कम हो गया। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो आए थे रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उनका ज़्यादा ध्यान इस तरह की चीज़ों में था नहीं। पीजेंट्स की सिचुएशन तो आप लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं। तो इन सब में एक सेंस ऑफ फियर और सस्पिशन था कि ब्रिटिशर्स उनको ख़त्म करने वाले हैं, उनके रिलीजन को, या और उनको विवश करने वाले हैं कि क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट किया जाए। तो प्रोक्लेमेशन वर इशूड व्हिच आर्ग पीपल टू कम टुगेदर। जो रेवेलियन थे उन्होंने ऐसा एक तरह से कहें कि ऑर्डर पास किया, या एक तरह से कहें रिक्वेस्ट किया कि सभी लोग अपने फ़ैथ के बेसिस पे या अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पे यूनाइट हों और वो फिरंगी राज के अगेंस्ट में लड़ाई करें। अदरवाइज़ ये हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट, हमारे सोशल वैल्यू, हमारे ट्रेडिशन को ख़त्म कर देंगे। रिवोल्ट के दौरान एक तरह से कहें जो रेवेलियन थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितने भी सिंबल थे सब पर अटैक किए। बैंक, रेलवे, एक तरह से कहें टेलीविज़न साइट्स या और जो भी चीज़ें थीं, सभी एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं रेबेल्स के एक ऐसे अटेम्प्ट को जो ट्रेडिशनल हायरार्की को एक तरह से कहें ओवरटर्न करना चाह रहा था। एक तरह से किसी भी तरह के ऑपरेशन का एक नतीजा समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो अवध में रिवोल्ट हुआ, अवध कौन सा क्षेत्र था? आज का जो अयोध्या है, फैज़ाबाद है, लखनऊ है, ये वाला रीजन अवध कहा जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी एक तरह से कहें अवध के बारे में एक लाइन बोला कि द किंगडम ऑफ अवध इज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये एक ऐसा चेरी है जो एक ना एक दिन मेरे मुंह में आएगा ही आएगा और मैं इसका मज़ा लूँगा, खाऊँगा। तो लॉर्ड बेलेजली ने सब्सिडरी अलायंस इशू एक तरह से इंट्रोड्यूस किया 1801 में, 1801 में, और धीरे धीरे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट अवध किंगडम में बढ़ गया। अवध में कई तरह के राजा थे, तो लखनऊ के अलग राजा थे या और अलग एरियाज़ के और राजा थे। तो धीरे धीरे करके कुछ राजाओं ने इसको मान लिया और कुछ लोगों ने नहीं माना, तो उनको बाई फोर्स मनवाया गया। अच्छा, अवध का जो रीजन था ये काटन और इंडिगो प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा माना जाता था, और इसीलिए और ये बहुत बड़ा मार्केट भी था, तो इसीलिए वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। 1850s में ब्रिटिशर्स ने कई तरह के मेजर एरियाज़ को, इंडिया में कई तरह के और जो पार्ट थे इंडिया के, उनको कंट्रोल कर लिया, जिसमें जैसे मराठा रीजन जो था, दोआब का जो कर्नाटक का क्षेत्र है, पंजाब और बंगाल के जो रीजन है उनको कंट्रोल कर लिया गया। तो कुल मिला जुला के और एरियाज़ पे कंट्रोल हो गया था, बंगाल पे तो बहुत पहले ही हो गया था। अब अवध का पार्ट बचा था और इस पर वो कंट्रोल बनाना चाह रहे थे। डलहौजी ने रिप्लेस कर दिया जो लखनऊ के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अंतिम नवाब बने।
वो लोगों को बहुत प्रिय थे, लेकिन उनको वो हटा दिया और उनको भेज दिया गया कलकत्ता। इससे कई तरह की दिक्कतें आईं। दिक्कतें कौन, जैसे कि राजा को हटा रहे हैं आप, तो राजा के दरबार में म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, पोइट हैं, कुक हैं, ये सब लोग बेरोज़गार हो गए और ये सब लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में आ गए, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ी उनको। तो पूरे लखनऊ में एक तरह से कहें एक तरह का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में माहौल था। तो इसलिए अवध का जो क्षेत्र था, अंग्रेज़ बार बार कोशिश कर रहे थे कि इन क्षेत्रों में सब्सिडरी अलायंस मान लें यहाँ के राजा लोग, और वो माना नहीं जा रहा था, और उसकी वजह से उन्होंने जो स्टेप लिए उसमें भी लोग उनके अगेंस्ट में आ गए और ये चीज़ें एक तरह से कहें ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिमांड थी, जो रिवोल्ट कर रहे थे लोग, उनकी क्या डिमांड थी। वैसे उन्होंने बहुत कम ही डिमांड पब्लिकली अनाउंस किया, क्योंकि सबके अपने अपने डिमांड थे। झांसी की रानी जो थी उनको अपना किंगडम चाहिए था, ज़मींदारों को अपनी ज़मींदारी बैक रिटर्न चाहिए होती थी, या बहादुर शाह जफ़र को फिर से वो एक तरह से कहें उनको अपना राजा बनना था। तो जो लोग थे वो एक तरह से कहें अलग अलग डिमांड के साथ लड़ रहे थे। कोई कॉमन गोल नहीं था कि आज़ादी चाहिए, जिस तरह से हम देखते हैं बाद में 1947 में गांधी के नेतृत्व में जो चीज़ें हुई, तो उस तरह की चीज़ें नहीं थीं। तो एक तरह से कहें इन्होंने बहुत कम ही इश्तिहार, बहुत ही कम ही नोटिफिकेशन आउट किया जिसमें अपने डिमांड को ये बताए। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट व्हाट हैपेंड इन 1855। बहुत कठिन है ये समझ पाना कि उनकी डिमांड क्या थी और क्या हुआ। हम सिर्फ वही जानते हैं जो ब्रिटिश ऑफिशियल के रिकॉर्ड के माध्यम से हमको पता चलता है, और वो ऑफ कोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक तरह से कहें पॉइंट ऑफ व्यू है। तो किसी चीज़ को कोई रिवोल्ट हो रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस नज़र से देखती है वो अलग हो सकता है अगर कोई एक नॉर्मल इंडियन देखे उसी चीज़ को। तो हमारे पास एक तरह से कहें इंडियन पर्सपेक्टिव से कोई रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल है। हम जो चीज़ें बता रहे हैं वो एक तरह से कहें ब्रिटिश ऑफिशियल का जो रिकॉर्ड है उसी बेसिस पे है। तो ऑफ कोर्स बायसनेस होगा, वो चीज़ों को उस तरह से नहीं दिखाएंगे जिस तरह से हुई रही होंगी। It was remarkable that during uprising, religious division between Hindu and Muslim was hardly noticeable। तो हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होकर लड़ाई लड़े। इंडिया की हिस्ट्री में जब भी एक तरह से कहें इंडिया पर प्रॉब्लम्स आई हैं, खास करके कोई बाहर की शक्तियों के द्वारा, अंग्रेज़ों में हम देख लें अगर, तो चाहे वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो, चाहे सेकेंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो, हर बार जितने रिलीजन, जितने कास्ट के लोग हैं सब यूनाइट होकर लड़ाई लड़े हैं। वो अलग बात है कि उसमें जीतने के बाद में कुछ रिलीजन को ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कुछ कास्ट को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो उसकी बात हम बाद में करेंगे कभी। ब्रिटिश राज एंड द एंड ऑफ वार। तो वार का एंड कैसे होता है, हमने शुरू में बताया कि एक तरह से जब ये रिवोल्ट आगे बढ़ता गया, कई एक तरह से कहें नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर सिटी में जैसे आरा या फिर लखनऊ या फिर कानपुर या फिर और जो क्षेत्र हैं झांसी, इसमें ये रिवोल्ट जब फैल गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही टफ स्टेप लेना स्टार्ट की और पूरे रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया। नो गारंटी ऑफ लोन एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप और क्रॉप फेलियर आर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स विच दे अर्लियर यूज टू गेट फ्रॉम तालुकदार। तो एक तरह से कहें विथ रिमूवल ऑफ नवाब ऑल तालुकदार ऑफ अवध वर आल्सो डिस्पोज्ड। तो नवाब को रिमूव कर दिया गया, जैसा कि आपको बताया है कि बहादुर शाह जफ़र का कोर्ट में ट्रायल हुआ और उनको रंगून जेल में भेज दिया गया। तो नवाब के बाद में जो तालुकदार थे, नवाब के नीचे काम कर रहे थे, तो उनको भी डिस्पोज कर दिया गया और एक तरह से कहें उनको डिसआर्म कर दिया गया। उनको आर्मी रखने की पहले राइट थी, लेकिन वो बाद में ख़त्म कर दिया गया और उनके जो फोर्ट थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनका किला तोड़ दिया गया। एक नई रेवेन्यू सिस्टम अडॉप्ट की गई समरी सेटलमेंट के नाम से। तो कई तरह की दिक्कतें हुई। अब किसानों को भी एक तरह से कहें जो तालुकदार को हटा करके अब दूसरी
रेवेन्यू सेटलमेंट लाई गई है, तो उससे किसानों को कई तरह की दिक्कतें हुई। उनको अब कोई लोन नहीं मिल रहा था, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, भले ही उनकी फसल सूख रही है या और कोई दिक्कत हो रहा है। तो पहले ताल्लुकदार जो थे, जो राजाओं के अंडर में काम कर रहे थे, उनसे मिल जाता था कुछ सपोर्ट, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो स्टेप लिया उसके बाद में कोई नहीं था किसानों का देखभाल करने वाला या उनको लोन या और गारंटी देने वाला। पहले ब्रिटिश ऑफिशियल इंडियन सिपाही के साथ में ज़्यादा फ्रेंडली थे, एक तरह से कहें इस रिवोल्ट के पहले, लेकिन इसके बाद में उनको कई तरह के रेशियल एब्यूज, कई तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। इंडियन सिपाही को कम पे किया जाता था ब्रिटिश सिपाही के कंपैरिजन में, और उनके साथ कई तरह के भेदभाव होते थे, उनका प्रमोशन बहुत लेट होता था या और कई तरह की चीज़ें। ब्रिटिश ऑफिशियल को सुपीरियरिटी के नज़र से देखा जाता था, और उनके साथ कई तरह की जो इंडियन सिपाही थे उनके साथ कई तरह की फ़िज़िकल वायलेंस भी होती थी। लोकल पीपल इस बात ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड फिजिकल वायलेंस अमंग ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स इन 1850s, तो ये रिवोल्ट के पहले की बात है कि सेंस ऑफ सुपीरियरिटी था, लेकिन वो बाद में और भी बढ़ गया। इंडियन सिपाही और ब्रिटिश सिपाही के बीच में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कई बार तो उनको फिजिकली एब्यूज़ किया जाता था या रेशियली एब्यूज़ किया जाता था। ऑल दिस फैक्टर मतलब एक तरह से कहें उसके रिवोल्ट के पहले जो चीज़ें थीं वो सब रिवोल्ट का रीज़न तो बनी, लेकिन रिवोल्ट के बाद में ये सारी चीज़ें और बढ़ गईं। अब हम समझते हैं कि एक अल्टरनेटिव पावर का सर्च किया जा रहा था रिवेलियन के द्वारा, और वो अल्टरनेटिव पावर क्या था, अल्टरनेटिव सिस्टम क्या था। अगर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी को, सिस्टम को हटा रहे हैं तो क्या चाहिए आपको, तो वो ब्रिटिशर्स के पहले का जो मुग़ल पीरियड था उसको वापस लाने की बात ज़्यादातर रेवेलियन कर रहे थे कि हम उसमें ज़्यादा खुश थे, हम उसी में चले जाएंगे, हमको इसमें नहीं रहना है। तो उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो दिल्ली में सेटअप किया या और कुछ जगहों पर सेटअप किया, वो लगभग उसी तरह की चीज़ें थीं, और एक तरह से उसी के बेसिस पे वो लड़ाई लड़े। और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रिप्रेशन हुआ, फिर से रिकंकर किया गया, दोबारा जीता गया नॉर्थ इंडिया को। ब्रिटिश ने कई तरह के ऐसे एक्ट पास किए जिससे पूरा नॉर्थ इंडिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया, और जो एक तरह से कहें ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे, चाहे छोटा से छोटा ऑफिशियल हो, हर किसी को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दिया गया मार्शल लॉ में कि आप किसी भी इंडियन के अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट रीइंफोर्समेंट लेके आई जिससे ब्रिटेन में एक तरह से कहें कि दिल्ली को कैप्चर करने की जो अरेंजमेंट थी उसको इंश्योर किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही टफ रेजिस्टेंस फेस किया अवध में और अवध रीजन में, और एक तरह से कहें जो मिलिट्री पावर थी उसको बहुत ही अवध रीजन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टफ रेजिस्टेंस सिर्फ एक वजह से नहीं फेस करना पड़ा। ये रीजन एक तो एक तरह से कहें यहाँ के जो रूलर थे वो तो उनकी वजह से तो करना ही पड़ रहा था, खास ही ये रीजन पीजेंट का एक बहुत बड़ा हब माना जाता था, और पीजेंट को कई तरह की प्रॉब्लम थी, और पीजेंट के ही लोग मिलिट्री में थे, तो मिलिट्री से भी कई तरह का टफ रेजिस्टेंस झेलना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को। अवध में दे ट्राइड टू ब्रेक यूनिटी बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट बाय ऑफरिंग देयर लैंड बैक। रेबल लैंडलॉर्ड वर डिस्पोजेस्ड एंड लॉयल्स वर रिवार्डेड। तो अवध के क्षेत्र में जो लैंडलॉर्ड थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल के एक तरह से कहें लॉयल थे, उनको लैंडलॉर्ड बनाया गया, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल के अगेंस्ट में लड़ाई लड़े थे, एक तरह से कहें रेवेलियन में शामिल थे, उनको हटा दिया गया। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको, ये जो वार था, चाहे इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहें चाहे रेवेलियन कहें, इसको कैसे एक्सप्रेस किया गया। तो ज़्यादातर नैरेटिव में एक तरह से कहें जो हमें प्राप्त है ब्रिटिश ऑफिशियल की डायरी, लेटर या ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से,
तो उसमें वो अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शुरुआत में जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो इसको इंग्लैंड में जो इमेजरी डिस्क्रिप्शन है उसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि इंडिया में जो ब्रिटिश महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनके साथ में किस तरह से वो डर के माहौल में जी रहे हैं, और इससे इंग्लैंड में इंडियंस के अगेंस्ट में जो गुस्सा था वो भड़क गया और ये पब्लिक ओपिनियन जनरेट हुआ कि सप्रेस कर दिया जाए इस तरह के किसी भी रिवोल्ट को। तो शुरुआत में वो इस तरह का इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि इंडियंस के इस रिवोल्ट को क्रश करने में कोई दिक्कत ना आए ज़्यादा। और जब ये रिवोल्ट हो गया तो इसके बाद में इंडियंस के मन में फियर लाने के लिए कई तरह का ऐसा इमेज आप चैप्टर में देखेंगे जिसमें एक शेर है वो एक टाइगर पर अटैक कर रहा है। तो ये दिखाया गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक शेर की तरह अटैक कर रहा है और मतलब इंडियंस काफ़ी कमज़ोर हैं, उनके किसी भी रिवोल्ट को क्रश कर दिया जाएगा। तो ऐसे और कई इमेजरी हैं जो इंडियन के मन में फियर को जनरेट करने के लिए बनाया गया। तो कई तरह की पेंटिंग, पोस्टर, कार्टून या और जो चीज़ें हैं वो ये चीज़ें शुरुआत में ये चीज़ें जब बनाई गई तो कुछ हद तक तो ये आग में घी डालने का काम की, क्योंकि जो चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट में आप जो बना रहे हैं चीज़ों को, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि कहीं आपके गांव में या आपके शहर में बहुत ही ज़्यादा करप्शन चल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट या और आपके स्टेट की गवर्नमेंट बोल रही है कि सब एकदम मस्त है, कोई कहीं करप्शन नहीं है। तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ व्यू पॉइंट तो रखेंगे कि क्या बोला जा रहा है। उसी तरह से था कि इंग्लैंड में जो चीज़ें व्यक्त की जा रही थी कि इंडियंस बहुत ज़्यादा ब्रिटिश हैं, अटैक कर रहे हैं लोगों पर, ब्रिटिशर्स पे, और बिना किसी वजह के, तो इंडियंस के मन में और गुस्सा भड़क गया। लेकिन इसको क्रश करने के बाद में इंग्लैंड के ही कई जो पेंटर थे या और लोग, उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया जिससे इंडियंस के मन में फियर जनरेट हो जाए। जिसमें एक थॉमस जोन्स बार्कर नाम के एक पेंटर थे, उन्होंने रिलीफ ऑफ लखनऊ बनाया कि किस तरह से लखनऊ में हम रिलीफ लेके आए जो रेबेलियन थे उनको क्रश करके, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल जो तरह से उस समय रिवोल्ट को क्रश किए थे उनको एक हीरो की तरह एक तरह से प्रेजेंट किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का व्यू पॉइंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इनको लेकर के। इंग्लिश वोमेन के ऑनर को कुछ इस तरह से इंग्लैंड में शो किया गया न्यूज़पेपर में या और जगहों पर बच्चों और महिलाओं को कि हाँ, इस तरह के रिवोल्ट से, इस तरह के वायलेंस से इंडिया में वो महिलाएं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल की जो वाइफ हैं या बच्चे हैं, वो बहुत फियर के माहौल में जी रहे हैं और मतलब उनको सेफ्टी नहीं है। वो कहीं भी, जैसे मान लीजिए ये रेबेलियन गए और इनके किसी घर पे अटैक कर दी तो वो डर के माहौल को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ इस तरह से दिखाए जिससे इंग्लैंड में पब्लिक ओपिनियन इंडियंस के अगेंस्ट में हो गया। इसके पहले तो कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी गलत कर रही है, लेकिन अब लोग क्वेश्चन करना बंद कर दिए और लोग ये बोलना स्टार्ट कर दिए कि इस तरह के किसी रेबेलियन को भी क्रश कर दिया जाए। आर्टिस्ट ने अपने सेंटीमेंट को विजुअल आर्ट रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से वो रिप्रेजेंट किया। हालांकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साइड ले रहे थे, लेकिन जो भी था उन्होंने इसको जिस तरह से देखा उसको प्रेजेंट किया। जोसेफ नील पैंटोन नाम के एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने इन मेमोरियम मतलब जो याद है हमको उस रिवोल्ट के बारे में 1859 में एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें बच्चे और महिलाएं, वोमेन एंड चिल्ड्रेन, एक गोले में उनको इनसर्किल कर लिया गया है। वो खौफ में, वो बहुत हेल्पलेस और इनोसेंट फील कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है उनके अपने सम्मान का, या उनको वायलेंस से डर लग रहा है, उनको अपनी जान से कहीं ऐसा ना हो ये लोग हमको मार दें, इस बात का। तो ऐसा डिपिक्शन प्रेजेंट किया गया ये दिखाने के लिए कि ये लोग असहाय स्त्री पर या फिर असहाय बच्चे पर अटैक कर रहे थे,
जबकि रियलिटी कुछ अलग थी। वो चीज़ें नहीं दिखाई गई कि ये किसान किस तरह से हैवी टैक्सेशन की वजह से मर रहा था, तो ये चीज़ें नहीं दिखाई गई। तो अब ये एक तरह से कहें एक रिवेंज का माहौल क्रिएट किया जा रहा था। इंडियंस के मन में एक तरह से कहें ब्रिटिशर्स को लेके रिवेंज का माहौल था, और ब्रिटिश ऑफिशियल के मन में रेबल्स को लेके अलग माहौल था। तो दोनों के मन में इस तरह की चीज़ें थीं। एज न्यूज अबाउट सीवरनेस ऑफ रिवोल्ट स्प्रेड, देयर वाज ग्रेट एंगर एंड डिमांड ऑफ रिट्रीब्यूशन, सीवर रिप्रेशन एंड ग्रीव लाउडर। Threatened by rebellion, British felt that they had to demonstrate their invincibility। और जब वो रिवोल्ट को क्रश कर दिए तो ब्रिटिशर्स ने ये भी फील किया कि हमें अपने को जीता हुआ दिखाना है, और इसके लिए वो कई तरह की और इमेजनरी और इमेज बनाना स्टार्ट किए। और उन्होंने और भी कई ऐसे स्टेप लिए कि जिससे इंडियंस के मन में खौफ आ जाए। इंडियंस जो रेबेलियन थे उनको पब्लिकली हैंग कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, या और कई ऐसे स्टेप लिए गए जिससे इंडियंस के मन में भय पैदा हो। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर थोड़ा सख्ती से काम ना ले, थोड़ा सॉफ्ट स्टेप ले, तो इंडियंस के मन में उनके प्रति सम्मान होगा और वो अपनी लॉयल्टी सेट कर सकते हैं। लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया और बहुत ही कठोरता से इंडियंस को क्रश कर दिया गया। नेशनलिस्ट पिक्चर बहुत कम अवेलेबल है। कुछ लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा है, जिसमें सावरकर 1857 की क्रांति को, उस रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहें। उनकी एक किताब भी है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ आर्ट हैं, लिटरेचर हैं, हिस्ट्री हैं, स्टोरीज़ हैं, पेंटिंग हैं, फिल्म भी कई बनी हुई हैं 1857 के बारे में। तो वहाँ से हमको ये चीज़ें पता चलती हैं। लीडर्स जो रिवोल्ट के थे उनको हीरो के रूप में प्रेजेंट किया गया, क्योंकि ये इंडिया का भी पॉइंट दिया जा रहा था। और नेशनलिस्ट इमेजरी में जो रिवोल्ट है वो एक तरह से कहें बाद में जो नेशनलिस्ट इमेजिनेशन है, बाद में जो रिवोल्ट होता है, बाद में जो मूवमेंट होता है, उसमें बहुत हेल्प करता है। तो ये था इस वीडियो का एक तरह से कहें रेबल्स एंड द राज की जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। हम इसमें और भी कई चीज़ें लेके आएंगे, जैसे इसमें CVT में क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, तब तक के लिए जय हिंद।